बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में, जैसा कि मैं आपसे क्लासेस में बारहा डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें से जो पहला पार्ट है बेटा, ये स्केलर्स और वेक्टर्स का है, और स्केलर्स और वेक्टर्स में भी मेनली वेक्टर्स के ऊपर है। इसका जो दूसरा पार्ट है ये बेसिक काइनेमेटिक्स या मोशन को डिस्कस करता है। और इसके अलावा इसका जो तीसरा पार्ट है वो डिस्कस करता है प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो आप सभी जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यानी क्लास 9-10 में थोड़ा बहुत आइडिया लिया हुआ है स्केलर्स और वेक्टर्स का, और थोड़ा बहुत आइडिया है आपको मोशन का यानी बेसिक काइनेमेटिक्स का। तो आप सभी के लिए ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा बहुत आप इनसे यूज टू हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो हम इस चैनल पर मल्टीपल वीडियोस में इस चैप्टर को इंशाल्लाह कवर करेंगे। और आज मैं बात करूंगा आपसे स्केलर्स और वेक्टर्स की। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जितने भी नोट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे या जितनी भी स्लाइड्स आपको यहाँ नजर आएंगी, ये सब मेरी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जो पब्लिकेशन है, जो मेरी गाइड बुक है, उसके अंदर अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है वहां से उसको अपने लिए उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। वैसे तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। याद रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी हर उस चीज को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी जिसको किसी तरीके से काउंट किया जा सकता है, जिसको किसी भी तरीके से नापा जा सकता है, उसको आप कहोगे फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे मैं अपनी हाइट को मेजर कर सकता हूं तो मेरी हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूं तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पे हम रोड पर मौजूद पत्थरों को गिन सकते हैं तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पे किसी चीज के अंदर मौजूद करंट, किसी चीज का वोल्टेज, किसी चीज की रेजिस्टेंस, ये सब चीजें, ये सब क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें किसी भी टूल की मदद से, जिन्हें किसी भी डिवाइस की मदद से, जिन्हें किसी भी मीटर की मदद से मेजर किया जा सकता है। तो हर वो चीज जिसको किसी टूल, किसी डिवाइस या किसी मीटर के थ्रू मेजर किया जा सके वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जब मैं ये सवाल करता हूँ क्लासेस में तो आमतौर पर मुझे जवाब मिलता है कि यकीनन यकीनन पानी कोई ऐसी चीज होगी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता होगा। जब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हवा जो है ना वो ऐसी चीज होगी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। जबकि मैं आपको यहाँ बता दूं कि पानी जो है उसको भी मेजर किया जा सकता है। और जब भी आप पानी खरीदते हैं 1 लीटर 2 लीटर तो वो आपको मेजर करके ही मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 1 लीटर पानी का ऑर्डर दो और आपको 2 लीटर पानी को ला के दे दे या 10 लीटर पानी ला के दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि पानी हमेशा कैलकुलेट करके और मेजर करके ही आपको दिया जाता है या आप उसे परचेज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हवा भी आपको कैलकुलेट करके ही दी जाती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें गैस की, जो कि सिलेंडर्स में भरवाई जाती है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 20 रुपए की गैस डलवाएं और आपको 2000 रुपए की गैस वो उसमें भर के दे दे। इसका मतलब ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको प्रॉपरली मेजर किया जा सकता है। और हवा के प्रेशर को, हवा के टेम्परेचर को, इन सब चीज़ों को, उसके वॉल्यूम को, इन सब चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। तो अभी भी सवाल हमारा वहीं का वहीं है कि चलें ये तो सारी वो चीज़ें हो गई जिन्हें मेजर कर सकते हैं, फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो यकीनन इस लेक्चर को पढ़ चुके हैं या ये मुझसे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। और उनको फिर मैं नाम दूंगा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्योंकि इन्हें मेजर ही नहीं किया जा सकता तो हमारी फिजिक्स इनसे डील नहीं करती। और हमारी फिजिक्स का जो मेन फोकस है वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो ये मेनली 2 तरह की होती हैं, जिसमें से पहली क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी और जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए उनकी सिर्फ वैल्यू और उनका यूनिट देना काफी है।
स्केलर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको किसी को समझाने के लिए उनकी वैल्यू और उनका यूनिट देना काफी है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें किसी को समझाने के लिए उनकी वैल्यू, उनका यूनिट, लेकिन साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी देनी जरूरी होती है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूं 5 सेकंड, तो मैं अगर आपसे आगे कुछ ना कहूं तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं बात कर रहा हूं टाइम की। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 6 मीटर। अब मैं आगे कुछ ना कहूं तो आप समझ जाएंगे कि मैंने यकीनन बात की है लेंथ की या किसी भी डिस्टेंस की। आप ये बात इसलिए समझ गए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी बात वैल्यू और यूनिट लिखने के बाद मुकम्मल हो गई है। अगर मैं लिखता हूँ 10 मिनट्स तो बात मुकम्मल है, आपको वैल्यू पता चल गई और आपको पता चल गया कि टाइम की बात हो रही है और आपने इसको जज किया उसके यूनिट से। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 10 ग्राम तो आप समझ जाएंगे मैं बात कर रहा हूँ मास की, क्योंकि ये तीनों ऐसी चीजें हैं, लेंथ, मास और टाइम, जिनको किसी को समझाने के लिए उनकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उनकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। और इन सारी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसके कंट्रास्ट में ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसी को समझाने के लिए उनकी वैल्यू भी बतानी पड़े, उनका यूनिट भी बताना पड़े और साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े, ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी खड़े हो जाएं और मूव करें 10 मीटर्स, तो ये बात इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि आप ये कहेंगे चलें ठीक है सर मैं खड़े होकर मूव करने के लिए तैयार हूं और 10 मीटर्स मूव करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये तो बताएं मूव कहाँ करना है। इसका मतलब ये हुआ है जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन दी है ये इनकम्प्लीट है जब तक मैं आपको उसकी डायरेक्शन ना बता दूं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में कॉल करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिनको किसी को समझाने के लिए, अपनी बात मुकम्मल डिलीवर करने के लिए आपको उनकी डायरेक्शन को लाजमी स्पेसिफाई करना होता है कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए आपको उनका मैग्नीट्यूड और उनके साथ साथ उनका यूनिट बताना पड़ता है। याद रखिएगा कि फिजिक्स में या मैथ्स में जब भी कभी मैग्नीट्यूड का वर्ड आएगा तो मैग्नीट्यूड असल में दूसरा नाम है वैल्यू का। हम अगर कहते हैं कि भाई टाइम की वैल्यू 5 सेकंड है, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि टाइम का मैग्नीट्यूड 5 सेकंड्स है किसी भी जगह पर। तो मैग्नीट्यूड असल में दूसरा नाम है वैल्यू का। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको किसी को समझाने के लिए उनकी वैल्यू बतानी पड़े यानी उनका मैग्नीट्यूड बताना पड़े और साथ साथ उनका यूनिट बताना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज। और यहां पर नीचे मैंने कुछ इसकी एग्जांपल लिखी हैं कि वर्क हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसके कंट्रास्ट में ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसी को समझाने के लिए आपको उनका मैग्नीट्यूड बताना पड़े यानी आपको उनकी वैल्यू बतानी पड़े, इसके साथ साथ आपको उनका एप्रोप्रिएट यूनिट बताना पड़े और उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े, यानी तीन चीजें बतानी पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को आप कॉल करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। और उसकी मैंने नीचे 3 एग्जाम्पल लिखी हैं। आगे लेक्चर्स में आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेलोसिटी हो गई या टॉर्क हो गई या फोर्स हो गई, ये सब क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज क्यों हैं। ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, अब हमें इस चैप्टर में जाहिर सी बात है कि जो बात करनी है वो सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर करनी है और स्केलर्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस चैप्टर में आगे जो भी डिस्कशन होगी वो सारी वेक्टर्स के अराउंड मूव करेगी। वेक्टर के बारे में जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर के अंदर उसकी वैल्यू शामिल होती है, उसका यूनिट शामिल होता है और वेक्टर के अंदर उसकी एक डायरेक्शन भी शामिल होती है। ये तीन चीजें जब मिलती हैं तब जाकर कोई वेक्टर क्वांटिटी बनती है। अब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी मुझे कहीं पर लिखनी है, कहीं पर बनानी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी जगह लिखने के लिए, किसी को बताने के लिए जो तरीका यूज होता है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में याद रखें, जब भी कभी किसी वेक्टर को लिखा जाएगा तो हमेशा उसको हम डिनोट करेंगे किसी बोल्ड लेटर से, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसको लिखेंगे बोल्ड लेटर से। और साथ साथ जब भी कभी किसी वेक्टर को लिखेंगे तो उसके ऊपर एक एरो का निशान बनाएंगे और ये एरो का निशान कुछ इस तरीके से बनेगा। मिसाल के तौर पे मेरा नाम माज है और अगर मैं अपने नाम का कोई वेक्टर लिखता तो वो एम से लिखा जाता और उसके ऊपर इस तरह से मैं एरो बनाता, तो मैं ये कहता कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं पर खाली ऐसे स्मॉल एम लिख देता, तो फिजिक्स वाला भाई इसको देख कर कहता कि भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी लिखी हुई है। तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि अगर कोई चीज बोल्ड में लिखी हुई है, कैपिटल लिखी हुई है, और उसके ऊपर एरो बना हुआ है, तो वो एक यकीनन वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी। दूसरी बात यह कि अगर आपको वेक्टर कहीं पर लिखना नहीं है बल्कि वेक्टर कहीं पर ड्रॉ करना है, एक तो ये हो गया कि आपने कहीं पर वेक्टर लिखना था, तो लिखने के लिए तो हमने बात कर ली कि भाई आप उसका जो सिंबल बनाओगे वो बोल्ड बनाओगे, कैपिटल बनाओगे, और साथ साथ उसके ऊपर एक एरो हेड लगाओगे, तब आप कहोगे कि एक वेक्टर मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आपको वेक्टर कहीं पर ड्रॉ करना हो तो उसकी शेप कैसी होगी, सवाल ये है। क्या उसकी शेप ट्रायंगुलर होगी, या क्या उसकी शेप रेक्टेंगुलर होगी, या क्या उसकी शेप सर्कुलर होगी, ये सवाल है। कि उसकी शेप दिखेगी कैसी, कोई वेक्टर जब डिनोट होगा, जब बनाया जाएगा, तो वो किस तरह से नजर आएगा। याद रखें, जब भी हम किसी वेक्टर को कहीं पर ड्रॉ करेंगे तो उसकी शेप एक एरो की शेप की तरह होगी। उसकी शेप एक एरो की शेप की तरह होगी। और एरो में आप जानते हैं दो हिस्से होते हैं। एक होता है एक होता है एरो का हेड, और एक होती है एरो की टेल। अब याद रखें, जो एरो की टेल है ना यहाँ पे, ये इसके कोने से लेकर यहां तक का हिस्सा है, और एरो का हेड जो है वो बिल्कुल टेल के आगे कोने में लगा हुआ होता है। जब भी कभी आप कहीं पर कोई इस तरह का एरो बनाएंगे, तो उस एरो का जो हेड होगा वो हमारे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, और उस एरो की जो टेल होगी वो हमारे वेक्टर की वैल्यू या उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी। हो सकता है आप ये बात सुन के थोड़े देर कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जरा गौर से अटेंटिवली इस बात को समझिएगा, आपको इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं भाई एक वेक्टर बनाओ जिसकी वैल्यू है 5, तो आपने ये वेक्टर बना दिया और उसकी वैल्यू लिख दी 5। अब मैं कहता हूं वेक्टर बनाओ जिसकी वैल्यू है 4, तो आप कुछ इस तरीके का वेक्टर बनाओगे जो कि साइज में उससे छोटा होगा। अगर मैं आपसे कहूं भाई 2 वैल्यू का वेक्टर बनाओ, तो आपका वेक्टर ऐसा होना चाहिए, 1 वैल्यू का वेक्टर ऐसा होना चाहिए, 0.5 का ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वेक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी उसकी लेंथ कम होती जाएगी, उसकी टेल छोटी होती जाएगी। और जैसे जैसे वेक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी, और उसकी जो टेल की वैल्यू, उसकी जो टेल की लंबाई है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि वेक्टर का हेड जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि अगर मैंने ये एक वेक्टर बनाया है और ये एक वेक्टर बनाया है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये एक वेक्टर बनाया है और एक वेक्टर ये बनाया है, इन दोनों के वैल्यू में तो फर्क है क्योंकि इनकी लेंथ छोटी बड़ी है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन आपस में सेम है क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। तो इससे हमें एक बात पता चली कि भाई कोई भी वेक्टर जितना बड़ा होगा या जितना छोटा होगा, इससे हम फैसला करेंगे उसकी वैल्यू का, और जिस तरफ उसका एरो जा रहा होगा उससे हम फैसला करेंगे उसकी डायरेक्शन का। यही बात यहां लिखी हुई है कि किसी भी वेक्टर की जो टेल है वो हमें उसका मैग्नीट्यूड बताती है, और किसी भी वेक्टर का जो हेड है वो हमें उसकी डायरेक्शन बताता है। अब अगर हम अपने चैप्टर में मौजूद वेक्टर की कुछ टाइप्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहली जो टाइप हमारे सामने आती है वो है नल वेक्टर। याद रखें कि नल वेक्टर अपने नाम की तरह एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू जीरो होती है। जिस तरीके से हम ये कहते हैं जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि भाई ये चीज बिल्कुल नल है या ये चीज बिल्कुल एम्प्टी है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि नल का मतलब किसी चीज का एम्प्टी होना या फिर किसी चीज का जीरो होना। अब यहां पर नल वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू जीरो है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी उसको आप कॉल करोगे नल वेक्टर। अब यहां पर एक बात आपको रुक कर जरा सोचनी है। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपने 5 वैल्यू का वेक्टर बनाया वो ये होगा, 4 वैल्यू का वेक्टर बनाया वो ये होगा, 3 वैल्यू का वेक्टर ये होगा। अब अगर आप 1 का बनाते तो वो ऐसा होता, ठीक है। 0.1 का बनाते तो वो ऐसा होता। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 0 वैल्यू का वेक्टर बनाए, तो 0 वैल्यू का वेक्टर वो होगा जो कि आपको नजर ही नहीं आएगा, और जो अगर बनेगा तो कोई लाइन नहीं बनेगी बल्कि कोई ऐसा डॉट बनेगा। तो इसी वजह से आप ये देखोगे कि नल वेक्टर को या जीरो वेक्टर को हमेशा किसी डॉट से यहाँ पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और इसको फिजिक्स में डिनोट करने के लिए या लिखने के लिए हम ओ के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं,
और उसके ऊपर एरो बनाते हैं। यानी कहीं पर भी अगर ओ लिखा हुआ होगा तो ये अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की बात हो रही है। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है और जिसका अभी आगे जिक्र हमारे डिफरेंट टॉपिक्स में आएगा, वो वेक्टर है फ्री वेक्टर। याद रखिएगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसको उठाकर आपने उसके सामने रख दिया, उस वेक्टर को आप कॉल कर सकते हैं फ्री वेक्टर। जैसे ग्रीन कलर का एक वेक्टर है, अगर मैं उसको उठाकर इसके सामने रख दूं तो अब ये ग्रीन वाले वेक्टर का फ्री वेक्टर कहलाएगा। याद रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक वेक्टर है ब्लू कलर का, और इसको उठाकर मैं अगर इसके सामने रख दूं तो यहां पर ये इसका फ्री वेक्टर कहलाएगा। बस आपने सामने रखते हुए उसकी डायरेक्शन को, यानी कि उसके जो हेड जिस तरफ जा रहा है उसको चेंज नहीं करना, तो आपका जो वेक्टर है वो फ्री वेक्टर कहलाएगा। यही बात यहां लिखी है कि ऐसा वेक्टर जिसको उठा के आप उसके पैरेलल रख दें, उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दें, ऐसे वेक्टर को हम फिजिक्स में फ्री वेक्टर कॉल करेंगे। अब जो अगली टाइप है वेक्टर की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा कि यूनिट, जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट जो है वो यूनिटी से निकला है, और यूनिटी का मतलब होता है वन। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू वन के बराबर होती है। और यूनिट वेक्टर को जब भी कभी लिखेंगे तो उसकी एक खास बात यह है, इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन यह है कि जब भी यूनिट वेक्टर को कहीं लिखा जाएगा तो उसके लिए आप स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर कैप बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक वेक्टर था ए, तो उसका अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये नजर आएगा। कुछ इस तरीके से स्मॉल ए लिखा जाएगा और उसके ऊपर कैप बनाया जाएगा। यही बात यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि यूनिट वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं और उसके ऊपर एक कैप बनाते हैं। अब सवाल यह है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे तो आपको बात समझ आती जाएगी कि इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है और कैसे ये किसी दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेक्टर है हमारे कोर्स में, और जो आखिरी वेक्टर है हमारे कोर्स का, वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताता है, पोजीशन को शो करता है, उसको इंडिकेट करता है, और किसी भी थ्री डायमेंशनल सिस्टम में। अब मैं यहां पे रुक के आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि आज तक 9 मैट्रिक क्लास तक आपने जो भी ग्राफ पढ़ा है, जो भी डायग्राम पढ़ी है, वो आपने दो एक्सिस के ऊपर पढ़ी है, यानी एक्स और वाई के ऊपर। लेकिन फर्स्ट ईयर में आने के बाद यहां पर एक और एक्सिस का इजाफा हो जाता है, जो एक्सिस कहलाता है जेड एक्सिस। तो आगे जाकर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी कि एक्स वाई और जेड का क्या मतलब है और किस तरीके से ये यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। बस आप ये बात जहन में रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताता है, शो करता है थ्री डायमेंशनल एक्सिस पे, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर। तो आज मैं लेक्चर को यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, और आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार ये लेक्चर देखा है, मैं उन्हें बात बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये पार्ट है मेरे ऑनलाइन कोर्स का, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को क्लास 11 क्लास 12 की फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस और हमारे साथ जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो कोलैबोरेशन के साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या आप खुद से पढ़ रहे हैं, और आप अगर अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के, सेकेंड ईयर फिजिक्स के, या किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और उसमें थोड़ी महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे जो रिसोर्स बुक है या जो मेरी गाइड बुक है उसकी कॉपी रिसीव करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा ये नंबर दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है। और इस चैनल पे वैसे तो मैंने एकेडमिक कंटेंट नहीं डाला है आज तक, और ये पहला लेक्चर होगा इस सीरीज का। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके नीचे रिस्पॉन्ड करें और अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स से मुझे आप आगाह करें। मैं उन कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूँ, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और दूसरी बात ये कि आप जिस भी स्टूडेंट को जो कि मिसाल के तौर पर ये कहीं पर पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, या मिसाल के तौर पर जो कि लैग करता है किसी जगह पे एकेडमिक कंटेंट में,
तो आप उसको ये लेक्चर फॉरवर्ड कर सकते हैं। और साथ साथ मैं यहाँ नीचे व्हाट्सएप का एक लिंक भी दे रहा हूँ, जो मेरी ऑनलाइन कम्युनिटी है वहाँ पर एडअप होने का। तो आप वहाँ से मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, और अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड या साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जो गाइडेंस है या किसी किस्म की कोई क्वेरीज है वहां पर उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।